हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एजुकेटर फॉर पेपर 2 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर लॉ। और हम पढ़ रहे हैं यूनिट 1, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स अभी पीछे के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, काफ़ी सारे। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डगलस मैकग्रेगर। इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। एंड मैकग्रेगर के क्या थॉट्स थे, उन्होंने क्या आइडियोलॉजी दी थी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। So here is the theory. Theory X and theory Y is given by MacGregor. In 1960, Douglas MacGregor formulated theory X and theory Y, suggested two aspects of human behavior at work, or in other words, two different views of individuals, employees, one of which is negative, called as theory X, and the other one is positive, so called as theory Y. Theory Y. According to MacGregor, the perception of managers on the nature of individual is based on various assumptions. So MacGregor ने जो थॉट दिया है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई का, थ्योरी एक्स जहाँ पर नेगेटिव एस्पेक्ट्स के साथ आगे बढ़ रहा है, वो वहीं पर थ्योरी वाई है वो पॉजिटिव है। लाइक जो थ्योरी एक्स है वो कहती है, वो थोड़ा लेजी है, वो नेगेटिव चीजों को लेती है। एंड जो थ्योरी वाई है वो पॉजिटिवली एग्जीक्यूट करती है चीजों को। सो आपका आपको आगे इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई में डिफरेंशिएशन क्या है, किस तरह से ये नेगेटिव है और क्यों ये पॉजिटिव है। सो हम थ्योरी एक्स पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज पर द थ्योरी एक्स assumptions, an average employee intrinsically does not like work and tries to escape it whenever possible. थ्योरी एक्स कहता है कि जो पर्सन होता है वो काम से भागता है, वो काम को करना नहीं चाहता, वो चाहता है कि काम ऐसे ही हो जाए, बिना काम किए ही हमारा काम बन जाए, जिससे कि उसको ज्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े, राइट। एंड दूसरा पॉइंट है, सिंस द एम्प्लॉय डज नॉट वांट टू वर्क, ही मस्ट बी परसुएडेड, compelled or warned with punishment so as to achieve organizational goal. A close supervision is required on part of managers. यहाँ पर जो थ्योरी एक्स है, एज पर थ्योरी एक्स, जो पर्सन होता है वो काम नहीं करना चाहता है। इसके लिए क्या होता है कि उसको या तो बहला फुसला के आप काम करवाएं, या तो बहुत ज्यादा आप उसको फोर्स करें, फोर्सफुली आपको काम करवाना पड़ता है। ऐसे पर्सन से जो काम नहीं करना चाहते हैं, जो काम से भागते हैं, उनको आप बहला फुसला के काम कराएं, या फिर उन पे आप बहुत जोर जबरदस्ती करके करवाएं, फिर कमांड की जाए, देन दैट पर्सन विल डू द जॉब, राइट। और इसमें बहुत ज्यादा क्लोज सुपरविजन की जरूरत होती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो नेगेटिव पर्सन है, वो डीमोटिवेटेड है, वो काम नहीं करना चाहता है। तो इन दैट केस the manager have to be very close to supervise, like the manager have to supervise closely. Manager has to supervise, you can say कि उसको एक प्रॉपर व्यू रखना पड़ेगा, एक आई रखना पड़ेगा उस पर्सन पे कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कर रहा है तो कितना कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो उसको कैसे परसुएट किया जाए, कैसे कंपेल्ड करके उससे काम करवाया जा सके। दैट इज थ्योरी एक्स। and many employees rank job security on top, and they have little or no aspiration ambition. क्योंकि जो थ्योरी एक्स है, जो एक्स टाइप के जो पर्सन होते हैं उनमें कोई एम्बिशन नहीं होता है, कोई एस्पिरेशन नहीं होता है कि उनको काम करना है, उनको जो टारगेट दिया गया है उनको अचीव करना है, क्योंकि वो दे आर लेस मोटिवेटेड, दे आर लेस एस्पिरेंट, दैट्स व्हाई दे आर लाइक दैट। And next point is employees generally dislike responsibilities. उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड की जाती है कि आपको एक स्पेसिफिक टाइम में ये टारगेट पूरा करके देना है, उनको इस टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो भागते हैं। वो नहीं चाहते कि उनको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले। वो काम को बस आते हैं, करते हैं, एक एज एन एज एन पनिशमेंट वो काम करते हैं, वो करना नहीं चाहते काम को, क्योंकि उनको काम करना पसंद ही नहीं है। यू कैन से लाइक दिस द पर्सन इज, you can say short, negative type of person, in short way. Employees resist change. उनमें वो चाहता है कि जो काम कर रहा है उसको करने दिया जाए, उसमें कोई चेंजेस वो नहीं चाहता है। लाइक अगर उसने किसी काम को काम को एक सिंपल तरीके से कर रहा है, अगर चाहे कि उसको दूसरे तरीके से, मे बी उसको और शॉर्टकट तरीके से, अच्छा और आसान तरीके से और इफेक्टिव बनाया जा सके, लेकिन वो उसके लिए भी रेडी नहीं होता है, क्योंकि वो चाहता है कि जो चीज मैंने सीख ली है, जो तरीका मैंने सीख लिया है,
अपनी लेजीनेस की वजह से वो चाहता है कि वो उसी पे पर्टिकुलरली फोकस करे, उसी तरीके से वो काम करे, उसको नए तरीके नए आइडियाज बिल्कुल वो इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते अपने वर्क में, वो चेंजेस नहीं चाहता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज एन एवरेज एम्प्लॉय नीड्स फॉर्मल डायरेक्शन, राइट। तो जो एक एवरेज एम्प्लॉय होता है वो एक फॉर्मल डायरेक्शन चाहता है कि एक तरीके से जो काम करना है उसको एक प्रॉपर तरीके से एक डायरेक्शन मिले। एन एवरेज एम्प्लॉय। एजम्पशन ऑफ थ्योरी वाई। अब यहाँ पे हम बात करेंगे थ्योरी वाई की, जो बिल्कुल अपोजिट है थ्योरी एक्स से। जहाँ पर थ्योरी एक्स बिल्कुल नेगेटिव पर्सन है और काम नहीं करना चाहता है, काम करवाने के लिए उसको बहुत फोर्स करना पड़ता है, उसको परसुएट करना पड़ता है, वो लेस एम्बिशियस है, उसके अंदर एस्पिरेशन नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है, वो चेंजेस नहीं चाहता है, राइट। वहीं उसके बिल्कुल अपोजिट है थ्योरी वाई। थ्योरी वाई में हम पढ़ेंगे employees can perceive their job as relaxing and normal. They exercise their physical and mental efforts in an inherent manner in their job. वो काम को बहुत ही स्मूथली और डेडिकेटली करते हैं। जहाँ पर थ्योरी एक काम से भागता है, काम नहीं करना चाहता है, वहीं पे जो वाई पर्सन है वो काम को बहुत ही डिलीजेंटली और बहुत ही नॉर्मल तरीके से रिलैक्स्ड वे में करता है और स्मूथली करता है, राइट। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज employees may not require only threat, external control and coercion to work, but they can use self-direction and self-control if they are dedicated and sincere to achieve the organizational objectives. तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो थ्रेट्स उनके सामने आते हैं थ्योरी वाई की, मतलब थ्योरी वाई के अकॉर्डिंग, जो पर्सन है, जो पॉजिटिव पर्सन है, वो एक्सटर्नल फैक्टर को देखते हुए कि बाहर से क्या उसके साथ चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, वो अपने अपने सेल्फ डायरेक्शन से, सेल्फ मोटिवेशन से वो चीज़ों को हैंडल करता है। वो इजिली जो भी उसके सामने अनसर्टेन सिचुएशन क्रिएट हो जाती है उसको वो इजिली और बहुत ही नॉर्मल वे में हैंडल कर लेता है, कर पाता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इफ द जॉब इज रिवार्डिंग एंड सेटिस्फाइंग then it will result in employees loyalty and commandment to organization। आपको आई थिंक ये लाइन क्लियर हो गई होगी, सो मुझे लगता है समझाने की जरूरत नहीं है। And the next point is an average employee can learn to admit and recognize the responsibility. In fact, he can even learn to obtain responsibilities. An average employee can learn to admit and recognize the responsibility. कहने का मतलब ये होता है कि जो एक एवरेज पर्सन होता है वो सीखता है, एंड वो सीखने के बाद वो अपने इनबिल्ड करता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे इजीली तरीके से वो ले, ठीक है, उसको समझे कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मुझे लेना कैसे है और मुझे उसको निभाना कैसे। एक नॉर्मल और एक एवरेज पर्सन ऐसे ही करता है। इनफैक्ट ही कैन इवन लर्न टू ऑब्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर उसको नहीं आता है तो वो सीखता है कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे लेनी है। थ्योरी वाई जो है, जो पॉजिटिव पर्सन है, लाइक जो भी एक पॉजिटिव पर्सन आप ले लेंगे, एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय है, वो उसके पास अगर सपोज उसको नहीं आता है काम करने, और या तो पर्टिकुलरली वो बिल्कुल अनअवेयर है उस चीज से, लेकिन फिर भी अगर उसके सामने कोई काम, अगर मैनेजर ने उसको एक असाइनमेंट दे दिया कि आपको ये प्रोजेक्ट करना है और आपको इतने टाइम पे स्पेसिफिक स्पेसिफिक टाइम पे आपको इसको फिनिश करना है, तो इवन दो ही इज नॉट अवेयर अबाउट दैट, इवन ही इज नॉट डन that type short of work earlier, but still he tried to learn and he tried to obtain the responsibility. So this is the theory why, this is the positive person. And the next point is the employee have skill and capabilities. Their logical capabilities should be fully utilized. His knowledge can be utilized fully to solve the organizational problem. तो जो पर्सन होता है, जो वाई पर्सन है, क्योंकि वो पॉजिटिव है, वो अपनी कैपेबिलिटीज को जानता है और उस कैपेबिलिटी के थ्रू वो लॉजिकल वे में एंड अपनी कैपेबिलिटीज के थ्रू वो ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की भी कोशिश करता है कि अगर उसके सामने जो भी काम है, अगर उसमें कोई ऑब्स्टेकल आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो अपने वो कैपेबिलिटीज से, अपने स्किल से वो उस चीज को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करता है। दैट इज थ्योरी वाई। सो आप इसको याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई इज गिवन बाय
तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे ऑथर्स के, और पूछा जाएगा किसने थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई को किसने दिया है. तो इफ यू रिमेंबर देन यू कैन आंसर द क्वेश्चन दैट थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई इज गिवन बाय Douglas MacGregor, right? And now we will study system approach. So see what system approach is saying. The word system is taken from a Greek language which means to bring together or to combine. A system is a set of interrelated parts which work together to achieve certain goals. The word system is taken from Greek language. ये जो word है system approach is taken from the Greek language. एक ग्रीक से ये ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका मतलब होता है कि brings together और to combine चीजों like persons को एक साथ लेके आना, उनको एक साथ जोड़ना is the meaning of system approach. A system is a set of interrelated parts which work together to achieve certain goals. इसका मतलब होता है कि एक एक्युमुलेट करना, लोग सपोज एकजुट होकर के काम करना ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को हम अचीव कर पाए. दैट इज द मेन मीनिंग ऑफ द सिस्टम अप्रोच, एंड दिस इज गिवन बाय लुडविग वॉन बर्टलैंड फ्री, इज कॉल्ड द फादर ऑफ सिस्टम अप्रोच. सो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज द फादर ऑफ सिस्टम अप्रोच, सो यू कैन आंसर द क्वेश्चन दैट द सिस्टम अप्रोच इज गिवन बाय लुडविग वॉन बट Bertalanffy, right? And concepts of system approach to management. So here we will study concepts of system approach to management. A system approach has the following key concepts. First one is open or closed system. Second one is subsystem. Third one is synergy. Fourth one is defined boundaries. Fifth one is feedback mechanism. Sixth one is multidisciplinary. Seventh one is the consideration of whole system. Eighth one is input output system. So मैं आपको एक एक करके इलेबोरेट कर देती हूँ कि इसके कहने का मतलब क्या है. वैसे आपने शब्दों से समझ लिया होगा कि क्या कहना चाहता है, बट स्टिल आई वुड help you how to what system approach is trying to say. So open or closed system is system may be either open or closed. या तो ये close हो सकता है या तो open होता है. So what is the close and what is the open, right? Let me clarify you. An open system is one which depend on the outside environment for survival. ओपन सिस्टम वो होता है जो आउटसाइड इन्वायरमेंट होता है, लाइक जो चीजें बाहर से भी हमें आती है, लाइक एक्सटर्नल जो चीजें होती हैं वो होता है ओपन सिस्टम. एंड क्लोज सिस्टम डज नॉट इंटरैक्ट विद द इन्वायरमेंट. और जो क्लोज सिस्टम होता है वो इंटरनल होता है, लाइक वो एनवायरमेंट से इंटरैक्ट नहीं करता है. आउटसाइड जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनसे इंटरैक्ट नहीं करता है. दैट इज द ओपन एंड क्लोज सिस्टम. लाइक कहने का मतलब ये है कि ओपन सिस्टम ये होता है जो एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है वो ओपन सिस्टम होता है जहाँ पे सारी चीजें बाहर से भी आती हैं ऑर्गेनाइजेशन में. और जो क्लोज सिस्टम होता है वो सिर्फ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है, दैट इज नॉट फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउट फ्रॉम द आउटर एनवायरमेंट. एंड सब सिस्टम इज द फुल सिस्टम इज मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स. ईच पार्ट इज कॉल्ड सब सिस्टम. मतलब आपके एक पर्टिकुलर सिस्टम में कई सारे सिस्टम होते हैं, सब सिस्टम होते हैं. मतलब एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट है, लाइक आप देखेंगे फिनेंस डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, राइट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है. इस दैट कॉल्ड दीज सिस्टम्स आर कॉल्ड सब सिस्टम. एक प्रॉपर सिस्टम जो है हायरार्की वाइज आप देखेंगे कि सबसे ऊपर आपका एक टॉप लेवल है जहाँ पे सीईओ बैठते हैं, उसके बाद सीओओ बैठते हैं, उसके बाद मैनेजर बैठते हैं. तो इस तरह से डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है, उसी तरह से एक हिरारकी होती है. तो यहाँ पे सिस्टम से मतलब है कि आपका सिस्टम के अंदर एक सिस्टम होता है जो कैटेगराइज किया जाता है प्रॉपर. हर एक सिस्टम हर एक चीज को हैंडल करता है ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स को अचीव करने के लिए, राइट. सिनर्जी. Synergy means that the whole is greater than the sum of its parts. जो कहते हैं कि सिनर्जी का मतलब होता है कि जो पूरा पूरा जो सिस्टम होता है वो सबसे बड़ा होता है ग्रेटर देन द पार्ट. ऑब्वियसली जो एक छोटे छोटे पार्ट से एक सिस्टम बनता है वो एक एज अ होल काम करता है, राइट.
एक सिनर्जी के साथ एकजुटता के साथ काम करता है, दैट इज ग्रेटर देन द सब सिस्टम। Subparts. In an organization, when different departments cooperate and interact, they become more productive. This is called synergy. मतलब जो सब सिस्टम्स हैं, जो सब सिस्टम्स बनाए हैं ऑर्गेनाइजेशन ने, अगर वो सारे सिस्टम्स एक एक जो सिस्टम्स है सारे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, एंड ऑब्वियसली अगर कोऑर्डिनेट करते हैं तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, क्योंकि पता होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या गोल्स दिए गए हैं और वो कितने लेवल तक डन हो चुके हैं और कितना रह गया है। तो कोऑर्डिनेशन, टाइमली जो कोऑर्डिनेशन होता है मैनेजर्स का एक डिपार्टमेंट का इंटर डिपार्टमेंट में एक दूसरे के साथ, उससे क्या होता है कि पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल्स हैं जो सेट किए गए हैं वो किस लेवल तक कितने परसेंट तक अचीव कर लिए गए हैं, नहीं किए गए हैं तो क्या प्रोसेस है, क्या काम हो रहा है, कितना काम हो चुका है। तो दिस इज द इंटरकनेक्टेड इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन। इससे क्या होता है, सिनर्जी होती है, एकजुटता होती है कि आप काम को कितनी प्रोडक्टिवली कर पा रहे हैं और कर रहे हैं। Fourth one is define boundaries. Each system has a boundary that separates it from its environment. In case of a closed system, the system boundary is rigid. However, in an open system, the boundaries is flexible. A business organization has boundaries with many external systems like creditors, suppliers, customers, government agencies, etc. The system is inside the boundary, the environment is outside the boundary. कहने का मतलब ये है कि जो एक सिस्टम होता है, जो 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 सिस्टम बनाया है ऑर्गेनाइजेशन ने, उसकी एक बाउंड्रीज होती है, उनकी एक बाउंड्री होती है, लिमिटेशन होता है कि आपको इस दायरे में रह के काम करना है, क्या प्रोसीजर्स है, क्या क्या पॉलिसीज है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन्हीं के दायरे में रह के आपको काम करना पड़ता है, काम करना है, राइट। सो द सिस्टम इज इनसाइड द बाउंड्री, द इन्वायरमेंट इज आउटसाइड द बाउंड्री। तो जो सिस्टम होता है वो इनसाइड द बाउंड्री होता है। ऑब्वियसली एक सिस्टम वही होता है जहाँ पे बाउंड्रीज होती है, जहाँ पे लिमिटेशन होती है, जहाँ पे एक दायरा फिक्स होता है, देन दैट इज कॉल्ड सिस्टम। और जो आउटसाइड द बाउंड्री होता है उसको इन्वायरमेंट कहते हैं, कि जो ऑब्वियसली जो एक कंपटीशन है मार्केट में, दैट इज आउटसाइड, दैट इज इन्वायरमेंट, कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, दैट इज इन्वायरमेंट, राइट। Fifth one is feedback mechanism. A system can just adjust itself to the changing environment through the feedback mechanism. Feedback helps the system to find out and correct its mistakes. तो ऑब्वियसली फीडबैक से क्या होता है कि आपको पता चलता है, ऑर्गेनाइजेशन को पता चलता है कि उसने जो काम किया है उसका क्या आउटपुट है, क्या रिजल्ट है, उसको कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ पर उसको अच्छा करने की जरूरत है, कहाँ पर उसने अच्छा किया है। तो दैट शुड ऑल बी अंडरस्टूड कि उसने कितना मेहनत की है, उसके बदले में उसको क्या आउटपुट मिला है, और आउटपुट मिला है तो उसको कितना सुधार की जरूरत है, उसमें कितना उसको और मेहनत की जरूरत है। तो फीडबैक इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन दिस केस। मल्टीडिसिप्लिनरी, all right. So multidisciplinary is management system uses information from many fields such as psychology, sociology, ecology, economics, mathematics, statics, statistics, operations, research, system analysis, etc. Therefore, it is multidisciplinary. So obviously, management system uses information from many fields such as psychology. तो जो होता है ना इंफॉर्मेशन, वो सारी अलग अलग डिसिप्लिन से लेता है, मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर, राइट। तो साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, statistics, operations, research, systems, analysis, right? All these are disciplinary systems. Consideration of whole system. No part of the system can be fully studied and understood without understanding all its parts, right? ऑब्वियसली आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, या तो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे बात करें या फिर किसी और चीज की बात करें, तो जब तक आप उसको किसी भी चीज को पूरी तरह से नहीं जान सकते, जब तक कि आप उसको अंडरस्टैंड ना करें, अब पर्टिकुलर चीज की अगर जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक आप चीज को जानेंगे नहीं, राइट। So instead of dealing separately with different parts of one organization,
The manager must study the organization as a whole. For example, in order to understand the working of the finance or production or marketing department, he must understand the company as a whole. It is because the activity of an part of any part of the company affects the activity of every other part. राइट। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी पर्सन को अगर अंडरस्टैंड करना है तो वो पूरे सिस्टम को अंडरस्टैंड करे, तभी वो समझ पाएगा कि उसके डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, उसके सब सिस्टम में क्या हो रहा है। तभी वो अंडरस्टैंड कर पाएगा कि कहाँ पे क्या लैक है, कहाँ पे किस चीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे किस चीज़ की फुलफिलमेंट की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पर उसको कितना आउटपुट कैपेबिलिटीज को इनहांस करने की ज़रूरत है, कितना मैन पावर की ज़रूरत है। लाइक एज अ होल यू कैन सी, so whatever is going on in the system, you can understand and you can learn that where the improvement is required, right? And eighth one is input output system. A business organization is an input output system. Input consists of human, physical, and financial resources obtained from the environment. These resources are converted into outputs of products and service. So these are 8 parts of system approach. So now in next class I'll teach you contingency school of management. मैं आपको म्यूनिसिपल की भी थॉट पढ़ाऊंगी यहाँ पर आगे। स्किल्स नीडेड बाय मैनेजर एंड प्लानिंग, उसके उसका डेफिनेशन, राइट, उसके पार्ट, उसके एडवांटेजेस, coordination of goals, criteria for effective goals. These all will be taught by me in the future classes. So please keep sharing my videos, keep liking and subscribe my channel. एंड आपको कहीं भी लगता है कि मेरी वीडियो में कोई कमी है या फिर इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है या फिर लगता है मेरी टीचिंग स्टाइल में कोई प्रॉब्लम है, देन प्लीज डू लेट मी नो। मैं उस पर वर्क करूंगी। डेफिनेटली नो बडी इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड एंड इवन आई एम नॉट। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके साथ साथ खुद भी सीखूं और आपको भी सिखाऊं, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच।